नमस्कार। आज हम कर्नाटक पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुरानी विरासत और आज की जो तेज़ रफ्तार तरक्की है उसका एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। हमारे पास जो जानकारी है वो कर्नाटक विरासत, प्रगति और नवाचार नाम के दस्तावेज से ली गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कर्नाटक के इस पूरे सफ़र को समझने की, मतलब कैसे ये अपनी प्राचीन जड़ों से आगे बढ़ा और आज भारत का एक अहम तकनीकी केंद्र बन गया है। और हाँ, भविष्य के लिए इसके क्या इरादे हैं। एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। शायद बहुत लोगों को ना पता हो, भारत के सबसे ज्यादा यानी 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, जी, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, हाँ, वो कर्नाटक से हैं। तो चलिए इसी अनोखे मेल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पुराने जमाने से। कर्नाटक को करुनाडु कहते थे, मतलब ऊंची भूमि। हाँ, ऊंची भूमि। और इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, मौर्य साम्राज्य तक जाता है। जी, सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं नसान्नाथी जैसी जगहों पर, वो इसके प्रमाण हैं। सही। और फिर यहाँ कई महान राजवंशों का दौर आया, जैसे चालुक्य। हाँ, चालुक्य, बादामी, ऐहोल, पट्टदकल, उनकी वास्तुकला तो कमाल की है। और पट्टादकल तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बिल्कुल, ये उसके वैश्विक महत्व को दिखाता है। फिर होयसल वंश, बेलूर और हलेबीड के मंदिर, क्या बारीक नक्काशी है ना। और जाहिर है विजयनगर साम्राज्य, उसकी राजधानी हम्पी। हम्पी तो खैर एक और यूनेस्को साइट। हाँ। उस जमाने में व्यापार, संस्कृति सबका बड़ा केंद्र थी। और देखिए, इन राजवंशों की खास बात यह थी कि इन्होंने सिर्फ शानदार इमारतें नहीं बनवाई, बल्कि कन्नड़ भाषा और जो स्थानीय कलाएं थीं उनको भी बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल। यही वो सांस्कृतिक बुनियाद है जो आज भी कर्नाटक की पहचान का हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो मैसूर साम्राज्य का जिक्र आता है। जी, वोडेयार शासक और टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से जो मुकाबला रहा वो इतिहास में दर्ज है। और ब्रिटिश राज में भी मैसूर एक रियासत थी और अपने अच्छे प्रशासन, शिक्षा, संगीत को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती थी। जी हाँ। फिर 1947 में आज़ादी मिली तो मैसूर भारत में शामिल हो गया और 1956 में वो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, है ना, भाषा के आधार पर। जी बिल्कुल। तो उसमें बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास, हाँ, और कूर्ग भी। हाँ, इनके जो कन्नड़ भाषी इलाके थे उन सबको मिलाकर एक बड़ा मैसूर राज्य बनाया गया। और फिर वो तारीख आई 1 नवंबर 1973। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब राज्य का नाम बदला गया। हाँ, कर्नाटक रखा गया। अच्छा। और ये सिर्फ नाम बदलना ही नहीं था। अच्छा। असल में ये कदम राज्य के सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक पहचान देने, हाँ। और वो जो भाषाई एकता थी उसे मजबूत करने के लिए था। और एक दिलचस्प बात है, मैसूर राज्य की जो वो प्रगतिशील सोच थी ना, हाँ, उसकी झलक कहीं ना कहीं आज भी दिखती है। अच्छा। कर्नाटक जिस तरह शिक्षा और नई खोजों पर जोर देता है ना। हाँ, ये बात तो है। और इसी नींव पर तो आज का कर्नाटक खड़ा है। बेंगलुरु को आज कौन नहीं जानता, भारत की सिलिकॉन वैली, आईटी राजधानी। बिल्कुल, इन्फोसिस, विप्रो। हाँ, यहीं से शुरू हुई ये बड़ी कंपनियां और दुनिया भर की कई दिग्गज टेक कंपनियां भी यहीं हैं। जी, लेकिन जैसा आपने कहा, कर्नाटक सिर्फ आईटी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कॉफी उत्पादन में देश में नंबर 1 है। अच्छा। रेशम उत्पादन, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, उसमें भी इसका बड़ा नाम है। हाँ, मैसूर सिल्क तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और इसके अलावा एरोस्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, जी, ये जो नए जमाने के उद्योग हैं, इनमें भी कर्नाटक काफी आगे है। और ये विकास सिर्फ बेंगलुरु तक नहीं है। जी। हुबल्ली, मंगलुरु, मैसूरू, ये शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस सारी तकनीकी तरक्की के साथ साथ सांस्कृतिक जड़ें भी उतनी ही मजबूत है। हमने शुरू में बात की थी 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी। उसके अलावा यक्षगान जैसी लोक नाट्य कला, कर्नाटक संगीत की अपनी एक समृद्ध परंपरा है। और मैसूरू का दशहरा, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, वाकई। सोचने वाली बात यह है कि कैसे इतिहास में जो ज्ञान और अच्छे प्रशासन पर जोर था, वो आज IISc, IIM, बैंगलोर जैसे बेहतरीन संस्थानों और इसरो जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की सफलता में बदला है। सही। ये वाकई हाईटेक अर्थव्यवस्था और गहरी सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा संगम है। तो भविष्य की अगर बात करें तो कर्नाटक की योजनाएं काफी बड़ी लगती हैं, महत्वाकांक्षी हैं। जी।
एक बड़ा लक्ष्य तो यही है कि टेक्नोलॉजी के विकास को सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित न रखकर मैसूरू, मंगलुरु जैसे दूसरे शहरों तक भी ले जाया जाए। शायद इससे बेंगलुरु पर जो दबाव बढ़ रहा है वो कुछ कम हो। हाँ, ये जरूरी भी है। और साथ ही बेंगलुरु में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, कई शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही हैं। जी, तकनीक की मदद से शहरी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश है। हाँ, और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, जैविक खेती और बाजरा जैसे मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास का फायदा उठाना, तो दूसरी तरफ शहरी भीड़-भाड़, पर्यावरण और वो जो टिकाऊ विकास की बात है, उन चुनौतियों से निपटना। हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसी का हिस्सा लगता है। जी जी। खासकर इको टूरिज्म और हेरिटेज सर्किट, और युवाओं के कौशल विकास पर भी निवेश हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कर्नाटक की कहानी इतिहास, तकनीक और संस्कृति की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। ये दिखाता है कि कैसे अपनी विरासत को सहेजते हुए भी आधुनिकता और तरक्की की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह इतिहास, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के माध्यम से एक यात्रा है। कर्नाटक अपनी पुरानी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए है और साथ ही टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये मॉडल, ये तरीका दुनिया के दूसरे विकासशील क्षेत्रों के लिए कोई सबक या प्रेरणा बन सकता है? या फिर इस तेज रफ्तार विकास की अपनी अलग चुनौतियां भी हैं, जिनसे शायद बाकी दुनिया कुछ सीख सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।